है जो आपको व्हाइट बोर्ड पर देख ही रहे हैं। आपको न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक से संबंधित जितनी बेसिक चीजें होती हैं उसको यहाँ पर आपको इंडिकेट किया गया है, जो चाहे वो टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का हो या एलटी का हो या सेंट्रल का हो या आपको जीआईसी का हो, उसमें इससे संबंधित बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन, यहाँ तक कि नीट में भी इस तरह से क्वेश्चन आपको बनते भी हैं। उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर ये आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है एक एनिमल सेल का। इस एनिमल सेल से ही आपको जेनेटिक संबंधी क्या क्या चीजें होती हैं वो आपके सामने सब स्टेप टू स्टेप हम आपके सामने इंडिकेट किए हुए हैं। अब इसको क्रम से आप देखिए, आप देख रहे हैं कि ये एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल के जो बाहर की जो बाउंड्री होती भी है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते भी हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्वभाव होता है ये आउटर मेम्ब्रेन होती भी है, सिलेक्टिव परमिएबल होती है, लीविंग होती है, और अगर केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से हम बात करें तो ये प्रोटीन, लिपिड, और उसके साथ साथ जो आज की डेट में सबसे लेटेस्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित जो मॉडल है जिसका नाम फ्लूइड होमोजेनिक मॉडल है, उसके आधार पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना हुआ होता है। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में आपको एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन आपको होता है। न्यूक्लियस के पास अपना खुद का डीएनए होता है, इसलिए न्यूक्लियस को या केंद्रक को हम या सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। इस न्यूक्लियस में आप देख रहे हैं कि एनिमल सेल के जस्ट बाहर आप देख रहे हैं आपको सीधे सीधे सेंट्रियोल दिया गया है। सेंट्रियोल जो होता भी है वो टोटल आप कह सकते हैं कि आपको एनिमल सेल की प्रॉपर्टी है। उसके साथ आप ये जिस डायग्राम में आप देख रहे हैं एक न्यूक्लियस में एक ही न्यूक्लियोलस होता है, और न्यूक्लियोलस का जो मेन फंक्शन होता है वो राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन होता है। इसको कई बार कंपटीशन फील्ड में पूछा गया भी है कि राइबोसोमल आरएनए केस में कौन सा ऐसा आरएनए है जो सबसे लार्जेस्ट होता है या कौन सा ऐसा आरएनए है जो इनसॉल्युबल है। तो आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोमल जो आरएनए जो प्रोटीन का निर्माण करता है, टोटल जितने भी आपको आरएनए है नॉन जेनेटिकल उसमें 50 से 60% होता है, इसलिए इसको लार्जेस्ट आरएनए, और ये आपको सॉल्युबिलिटी की कंडीशन नहीं फॉलो करता है, इसलिए इसको इनसॉल्युबल बोलते हैं। अगर इसी की तुलना में अगर आप देखिएगा आपके सामने टीआरएनए है। जो टीआरएनए होता है उसका नाम ट्रांसफर आरएनए है, ये आपको साइटोप्लाज्म में होता है। इसकी मात्रा पूरे नॉन जेनेटिकल आरएनए में 1 से 5% होती है, इसलिए इसको स्मॉलेस्ट आरएनए बोलते हैं। और ये सॉल्युबल आरएनए होता है, क्यों? क्योंकि यही जो टीआरएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में जितने भी इनएक्टिव फॉर्म के जो अमीनो एसिड होते हैं उन सभी को आपको विद हेल्प ऑफ एटीपी आपको न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको लाता है, इसलिए इसका नाम टीआरएनए पड़ा हुआ भी है। और उसके साथ साथ जो एक एमआरएनए होता है, एमआरएनए जो है जो डीएनए से बनता भी है, वह आप जब देखेंगे क्रोमेटिन थ्रेड इसमें आपको मिलेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो क्रोमेटिन थ्रेड जो होता है क्रोमोसोम की जो रेस्टिंग अवस्था होती है एक तरह से आपकी इंटरफेज या अर्ली प्रोफेज, उसमें क्रोमेटिन थ्रेड होता है। क्रोमेटिन क्रोमा से बना हुआ है, ऐसा कलरफुल धागा जो बेसिकली फ्यूचर में चल करके आपको क्रोमोसोम जो बनाता भी है। क्रोमोसोम और क्रोमेटिन थ्रेड में बस अंतर यह है कि ये रेस्टिंग फॉर्म है और ये एक्टिव फॉर्म है। आपको पता होगा कि क्रोमोसोम की जो नाम दिया गया है एक वैज्ञानिक जिसका नाम वाल्डेयर है, उन्होंने इंडिकेट किया हुआ भी है। और क्रोमोसोम के केस में आप देख रहे हो इस स्ट्रक्चर में ये मेटाफेज के आधार पर क्रोमोसोम का डायग्राम दिया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 2 क्रोमेटिड है और दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमियर के साथ एक दूसरे से बंधे हुए भी हैं। उसके साथ साथ क्रोमोसोम के ऊपर जीन पाए जाते भी हैं। जीन जिस भी क्रोमोसोम की जिस जगह पाया जाता है उसको हम लोग लोकस के नाम से जानते भी हैं। आप देख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम है ये 40% डीएनए और 50% हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है 5 होती हैं, H2A, H2B, H3, H4 और H1। H1 जो होता भी है उसको लिंकर डीएनए भी बोलते हैं। उसका डायग्राम समझने के लिए हमने यहाँ दिया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि आपको जब भी डीएनए अंडरवुड या ओवरवुड कॉइल करता भी उस समय इस तरह के आकार बनते भी हैं। उसी से की वजह से जो 4 हिस्टोन प्रोटीन होते भी हैं वो डायग्राम में आप देख रहे होंगे न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है, और न्यूक्लियोसोम का जो शेप होता है वो ऑक्टामर फॉर्म में होता है। और न्यूक्लियोसोम से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं जो न्यूक्लियोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के आपको बना हुआ होता है। उसके बाद आप देख रहे हैं हम फिर आते हैं टॉपिक जीन पर।
जीन आप देख रहे हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें शुगर, बेस और फॉस्फेट होता है। शुगर में दो तरह की शुगर होती है, ये पेंटोज शुगर है, मोनोसैकेराइड है। आरएनए में आपको राइबोज होती है, डीएनए में आपको डीऑक्सीराइबोज होती है। बेस में अगर आप देखेंगे दो तरह का बेस है, प्यूरीन है, पिरिमिडीन है। प्यूरीन आपको हेटेरोसाइक्लिक होता है, पिरिमिडीन आपको होमोसाइक्लिक होता है। प्यूरीन में आपको एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता है, पिरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन जो डीएनए में होता है, यूरेसिल आपको आरएनए में आपको पाया जाता है। इसी को डायग्राम में आपको यहाँ पे दिखाया गया है न्यूक्लियोटाइड। आपको पता होगा कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो न्यूक्लिक एसिड की यूनिट होती है। इसमें एक शुगर बना हुआ है, आप देख रहे हैं बेस में। आप मान लिया हमने एडेनिन, कभी भी कोई भी शुगर जब बेस के साथ अटैच होता है, वही बेस अगर प्यूरीन है तो कार्बन नंबर 9 के साथ, और अगर आप फॉस्फेट है तो कार्बन नंबर 5 के साथ आपको अटैच होता है। इस न्यूक्लियोटाइड का सबसे जो अच्छा एग्जांपल है वो आपको एटीपी है, क्योंकि आप एटीपी को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोल देते हैं। और अगर इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो उसको हम या एडिनाइलिक एसिड के नाम से आप इंडिकेट करते हैं, या कहीं कहीं इसको चार्ज फॉर्म जो बोलते हैं, इसको हम या एडिनाइलेट के नाम से भी आप इंडिकेट करते हैं। अगर देखा भी जाए तो इसका ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से आपको इंडिकेट आपको होता है। तो इस स्ट्रक्चर में, इस डायग्राम में हमने सिर्फ बेसिक चीजें जो आपको डीएनए संबंधित हो या आरएनए संबंधित हो, या आप कह सकते हैं कि शुगर क्या होता है, बेस क्या होता है, इस चीज के बारे में आपको इंडिकेट किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसी संबंधित चीजों को और हम आपको आगे मोटिवेट करेंगे।